नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सुनील और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। इसमें मैं आज आपको मेरा रियल एक्सपीरियंस जो केदारनाथ महादेव का था, वहाँ के बारे में आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और पिछले साल ही 6 मई को केदारनाथ महादेव के दर्शन ओपन हुए थे, तब मैं वहाँ गया था और वहाँ फर्स्ट डे का जो मेरा एक्सपीरियंस था, उस चीज़ों को मैंने रिकॉर्ड किया और उस वीडियो के एक्सपीरियंस को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो अगर आप भी इस साल जो 27 अप्रैल को केदारनाथ महादेव का मंदिर ओपन होने वाला है और अगर आप भी सोचते हैं कि फर्स्ट डे मैं महादेव के दर्शन करने जाऊँ, तो आपके साथ क्या-क्या परेशानी हो सकती है, आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आप बिना परेशानी के बाबा महादेव के दर्शन आराम से, आसानी से कैसे कर पाएँ, तो उसके लिए आपको मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। और अगर आपको भी लगता है कि बिना परेशानी के मैं महादेव के दर्शन करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊँगा, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये वीडियो मेरा रियल एक्सपीरियंस पे होने वाला है कि फर्स्ट डे वहाँ पर कितनी भीड़ रहती है। अगर आप भी 27 अप्रैल से जो महादेव के दर्शन स्टार्ट होने वाले हैं, अगर आप भी दर्शन करने जाना चाहते हो, तो आपको क्या-क्या चीज़ें अपने साथ रखनी पड़ेगी, क्या-क्या चीज़ें आपको ले जानी पड़ेगी, यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे होती है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, सब चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और फर्स्ट डे पे कितना रश होता है वहाँ पे, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको, क्योंकि जो महादेव मंदिर है, वो कम से कम 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, वहाँ पर आपको बर्फ़ भी मिलेगी, उसके अलावा बारिश कभी भी आ सकती है। बहुत सी ऐसी परेशानियाँ हैं, जो वहाँ पर आपको फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आप बिना तैयारी के वहाँ जाते हैं, तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और मैं आपको कंप्लीट मेरी जो यात्रा हुई थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अब मैं बात करने वाला हूँ, मेरा जो सफ़र स्टार्ट हुआ था वो हरिद्वार से है। अगर आपको भी केदारनाथ जाना है, तो आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुँचना पड़ेगा। आप कहीं से भी इंडिया के किसी भी कोने से आप हरिद्वार आसानी से आ सकते हैं। हरिद्वार से आपको जाने के लिए सबसे पहले अगर आप वहाँ पर हरिद्वार आप बाय ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं। अगर आपको अब हरिद्वार पे आप आराम से आइए, आपको वहाँ पे अब हरिद्वार से अगर आपको जाना है केदारनाथ, तो वहाँ पर जाने के लिए ऑप्शन 3 तरीके के हैं, ठीक है? एक तो या तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, अगर आपने पर्सनल अपने पास अपनी कार बुकिंग या कुछ भी कर रखा है, तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी, बस जो भी आप लेके जाना चाहते हैं, उसके थ्रू भी जा सकते हैं। और अगर आप सोलो ट्रिप में जाना चाहते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि अकेला मुझे सफ़र करना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो उसके लिए वहाँ पर गवर्नमेंट की बसेस चलती है, GMOU के नाम से रहता है, ठीक है? तो वहाँ की लोकल बसेस होती है, जो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाती है, गौरीकुंड तक नहीं जाती है। आपने कई वीडियोज़ में देखा होगा कि गौरीकुंड तक के लिए बस पर, लेकिन नहीं, सोनप्रयाग लास्ट स्टॉप होता है। और वहाँ जाने के लिए भी आपको, अगर आपको इसी टाइम पे जाना है, तो आपको एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट मोमेंट पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि 27 अप्रैल को जाकर ही मुझे वहाँ पर टिकट मिल जाएगी, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आपको। तो आपको एडवांस में बुकिंग करानी पड़ेगी बसेस की, और वहाँ के लिए उसका जो किराया होता है वो 500 से 700 रुपए के बीच में होता है, जो हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच में होगा, ठीक है? तो आप उसका टिकट आप एडवांस में बुक करा के जा सकते हैं। और उसके अलावा ये भी, अगर आप चलो बस से नहीं जाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी, आप पर्सनल कार भी करके जा सकते हैं। पर्सनल कार का किराया 10,000 से 15,000 रुपए के बीच में है, जिसमें 4 सीटर या 5 सीटर तो समथिंग वो लेके जाते हैं। सोनप्रयाग तक का वन साइडेड किराया होता है। उसके अलावा अगर आप, उसके अंदर भी अलग ऑप्शन है, 7 टू 8 सीटर की गाड़ी भी वहाँ जाती है। उसका किराया भी सेम 10 से 15,000 रुपए की समथिंग ही है, और वहाँ पे भी आप उस गाड़ी को ले जा सकते हैं। वो वन साइड का किराया मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं सफ़र की। सफ़र में आप जाते हो, तो आपको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे, जो हरिद्वार से चालू होते हुए ऋषिकेश, ऋषिकेश से होते हुए रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, देवभूमि के आपको उत्तराखंड के सारे प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो भी त्रिवेणी संगम है,
बहुत से ऐसे स्थान हैं जो आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। ये सफ़र कम से कम भी नहीं आपका 5 से 7 घंटे का होने वाला है। बसेस की टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन आपको मिल जाएँगे। मॉर्निंग में बसेस जाती है। उसके अलावा अगर आप पर्सनल अपनी ट्रैवल अपने साधन से जाते हैं तो आप आसानी से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका साधन होगा, चाहे अपनी कार से जाएँ या आप गवर्नमेंट की बसेस से जाएँ, तो आप आराम से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। वो बसेज़ आपको जो भी है आपके साधन है, वो आपको सोनप्रयाग तक ही वहाँ पर ड्रॉप करेगी। उसके बाद सोनप्रयाग में आपको क्या करना है, आप सोनप्रयाग में अपना होटल भी स्टे ले सकते हैं या उसके अलावा वहाँ पर भी सोनप्रयाग में भी अगर आप पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर आपको पर्सनल अपनी एक जो कि गेस्ट हाउस ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पर कंबल एंड सोने के लिए बेड ऑप्शन भी होते हैं, वो आपको मिलते हैं। जैसे कैंपिंग ऑप्शन होता है, तो एक रूम के अंदर 10 से 15-20 बंदों के लिए 400 से 500 रुपए के अंदर आपको रात को सोने का 1 नाइट स्टे का चार्जेस रखते हैं। आप वहाँ पर भी लेके आराम कर सकते हैं। उसके बाद अगर वहाँ से आप सुबह उठ के गौरीकुंड के लिए पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो रास्ता है वो 5 से 7 किलोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, वहाँ से जीपें चलती है, जो बोलेरो टाइप की गाड़ियाँ होती हैं, वो वहाँ पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, और वहाँ से जैसे आप देख भी पा रहे होंगे वीडियो के अंदर, तो आपको इस टाइप की गाड़ियाँ हैं, वो आपको दिखेगी जो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक ड्रॉप करेगी। इसका जो किराया है वो 50 से 70 रुपए के बीच में वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाई गई है। ठीक है, उसके अलावा फिर आप गौरीकुंड पे आप रुकते हैं, फिर वहाँ से पैदल आपका ट्रैक चालू हो जाता है। गौरीकुंड से आप चलेंगे तो वहाँ पर गौरीकुंड जिसके नाम से फ़ेमस है कि जो माता पार्वती थी, वहाँ पर स्नान करने आती थी, तो इसलिए उस जगह का नाम गौरीकुंड है। तो गौरीकुंड में मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो के अंदर कि आपको दिखेगा कि एक कुंड सा है, वहाँ पर पानी का गर्म का ऑप्शन है और वहाँ पर आप स्नान करके फिर वहाँ से आप ट्रैक की आगे की चढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं गौरीकुंड से आगे के सफ़र की। गौरीकुंड से वहाँ पर अगर आप नहा धो करके तैयार हो करके अब वहाँ से आपको पैदल ही निकलना पड़ेगा। अब वहाँ से आप पैदल चालू हो जाते हैं, तो अब जैसे ही गौरीकुंड को आप पार करते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत से घोड़े, खच्चर आपको देखने को मिल जाएँगे। वहाँ पर से अब आप पैदल भी महादेव केदारनाथ तक आप जा सकते हैं। केदारनाथ एक गाँव है, वहाँ पर महादेव का मंदिर है। ठीक है, तो अब वहाँ जाने के लिए एक ही ऑप्शन है, एक तो पैदल जाने का, दूसरा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर से, वो आपको दूसरी तरफ से मिलेगा। वहाँ उसके लिए आपको सोनप्रयाग आने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अलग जगह है, वहाँ पर ट्रैक है, वहाँ से ही आपको हेलीकॉप्टर की राइड लेके डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। हेलीकॉप्टर की राइड का जो टाइम है वो 7 से 10 मिनट का होता है। 7 से 10 मिनट में वन साइडेड हेलीकॉप्टर आपको पहुँचा देता है, और अगर डबल साइडेड की और उसका जो किराए की बात करूँ, तो किराया शायद मेरे हिसाब से 4000 से 5000 रुपए के बीच में है। अब बात करते हैं पैदल ट्रैक की। पैदल ट्रैक में ऑप्शन ये है कि 16 से 18 किलोमीटर का एक ट्रैक बताया जाता है। हो सकता है कि वो जो पिछली बार 2013 के अंदर बाढ़ आई थी यहाँ पर, उस कारण वो ट्रैक नया भी बना है, तो इसलिए जो उसका किलोमीटर है वो बढ़ चुका है। मेरे हिसाब से जो मैं गया था वो 15 से 20 किलोमीटर के बीच में वो एक ट्रैक है। आराम से आपको चलना है, पहाड़ का पूरा एरिया है, अपनी सावधानी बरतनी है आपको, और इस वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा कि वहाँ पर कितनी भीड़ है, कितना रश है। अब बात करें अगर आप घोड़े के थ्रू भी अगर महादेव केदारनाथ तक जाना चाहते हैं, तो वो भी आप जा सकते हैं। उसकी जो प्राइजेज़ वहाँ पर है वो 2300 रुपये डिसाइडेड है, डबल साइडेड की जाना प्लस आने की। अगर आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं, अन्यथा आप पैदल ट्रैक का भी सफ़र चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैदल ट्रैक में। पैदल ट्रैक में जाने में आपको वैसे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने वहाँ जाने से पहले अगर आपको चलने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको वहाँ पर बहुत परेशानी होने वाली है, और अगर आपको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आसानी से वहाँ पर चढ़ सकते हैं। बस ये है कि सफ़र थोड़ा लंबा रहेगा, तो इसलिए आपको टाइम बहुत लगने वाला है। वहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, जब तक आप केदारनाथ नहीं पहुँच जाते, आपको चलना ही पड़ेगा। बीच में स्थान पर आपको कहीं भी रुकने के छोटे-मोटे शेड्स बने हुए हैं, जिसमें आप बरसात से, बारिश से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर ये है कि जैसे-जैसे आप पहाड़ों के बीच में चलते जाएँगे, चढ़ते जाएँगे, कभी आपको धूप मिलेगी, तो कभी आपको बारिश मिलने वाली है। तो इसलिए प्लीज़ अपने साथ अपना रेनकोट लेना ना भूलें। उसके अलावा एक आपका बैग होना चाहिए, जिसके अंदर आपके
आपके ज़्यादा कपड़े एंड अदर नहीं होना चाहिए। बस आपके लिए जैकेट एंड अदर ऑप्शन रहनी चाहिए कि अगर आपको बारिश में भीग जाएँ तो अगर आप कुछ चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सर्दी या ठंड का ऑप्शन ज़्यादा बढ़े तो आप उस चीज़ को जैकेट को पहन के उस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये भी, और अब बात करते हैं सफ़र में। सफ़र में आपको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे, जो आपने अब तक नहीं देखे होंगे। वहाँ पर आपको बर्फ़ भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, आपको झरने भी देखने को मिलेंगे। जो भी पानी होगा बिल्कुल मिनरल वाटर आपको मिलेगा, हिमालय वाटर मिलेगा, तो आपको पीने की पानी की टेंशन नहीं होगी। रही बात मैं खाने की बात करूँ, तो वहाँ पर खाना बिल्कुल सादा सिंपल आपको मिलने वाला है। बिस्कुट चाय आपको हर जगह छोटे-मोटे रेस्टोरेंट्स टाइप की एक जो साइड में होते हैं, वो आपको मिलेंगी। खाना आपको वहाँ पर मिलेगा, जिसकी प्राइस मैं बताऊँ आपका चाय वहाँ पे ₹20 से चालू है, ठीक है? बिस्कुट की रेट वहाँ पे दुगनी मिलने वाली है आपको, कि जो 10 का बिस्कुट है वहाँ पे 20 का भी मिलेगा, 30 का भी मिलेगा। और खाने की बात करूँ तो वहाँ पर ₹100 ₹200 से आपका नॉर्मल चावल, दाल जो भी चीज़ वहाँ पर मिलेगी, आपको बेसिक ही खाना मिलेगा। वहाँ पर आपको और एक मैगी वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, जो आपको हर रास्ते में मिलेगी खाने के लिए। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा चटपटा और वो चीज़ ना खाएँ, जिससे आपको परेशानी हो। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम होती है, लूज़ मोशन टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको बहुत दूर-दूर तक नहीं मिलेगी वहाँ पर। तो कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा कम खाएँ। उसके अलावा अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो ट्रैक में आप ड्राई फ्रूट्स, चने, भीगे हुए चने, काले चने होते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स अगर लेना जाना चाहते हैं, काजू बादाम, तो वो आप लेके जा सकते हैं, जिससे आप बेसिक चलते जाएँ और खाते जाएँ, तो आपको थकान भी नहीं होगी और आप आसानी से बिना कुछ एक्स्ट्रा खाए, आप आसानी से अपना सफ़र कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब बात करता हूँ मैं मेरी, कि मैंने पैदल ही ट्रैक स्टार्ट किया था। मैं पैदल ही चल रहा था ट्रैक पे, पर लेकिन लास्ट 10 से 15 किलोमीटर के बीच तक मैंने जैसे ही पहुँचा, मेरे घुटनों में दर्द इतना ज़्यादा होने लग गया। तो फिर बाद में मुझे पोनी राइड की बात करूँ या जो घोड़े या खच्चर्स होते हैं, उनकी राइड मुझे लेनी पड़ी, जिसकी फ़ीस मैंने ₹1000 की समथिंग दी थी वहाँ पर लास्ट मोमेंट पे। तो आपको कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर आपको लगता है कि अब मैं आगे नहीं चल पा रहा हूँ, तो आप अपनी पोनी राइड भी ले सकते हैं। तो उसमें आप ये ना सोचिए कि नहीं मुझे पैदल ही कंप्लीट करना है, तो ये ना लें, ठीक है? और तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। और अब बात करते हैं वहाँ पर नज़ारे की। नज़ारे आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। हर जगह आपको बढ़िया से झरने आपको देखने के मिलेंगे, अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ऊँचाई पे देखेंगे तो आपको हेलीकॉप्टर्स जाते हुए दिखेंगे, कि जो महादेव पर श्रद्धालुओं को छोड़ने जा रहे होंगे। उसके अलावा बात करूँ तो आपको थोड़ी ऊँचाई पे जाते हुए आपको ग्लेशियर दिखने लग जाएँगे बर्फ़ के, और आपको बर्फ़ दिखने लग जाएगी। ठीक है? थोड़ी-थोड़ी ठंड भी महसूस होएगी और उसके अलावा आपके शरीर में गर्मी रहेगी, क्योंकि आप पैदल चढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ठंड कम लगेगी, पर जो ठंड लगेगी आपको ऊपर पहुँचने के बाद ही लगेगी। अब बात करते हैं हादसे की। अगर किसी भी प्रकार का कोई हादसा होता है, तो उसके लिए वहाँ पर प्रशासन के बहुत से ऐसे इंतज़ाम हैं जो उन्होंने कर रखे हैं। फिर भी ऑन स्पॉट मदद पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। मेरे सामने ही एक हादसा हुआ था, जहाँ पर एक जो लेडीज़ थी, उसको पालकी में थी, तो उसको किसी घोड़े ने टक्कर मार दी थी, जिसके कारण वो कम से कम भी नहीं 50 से 100 फीट के नीचे खाई में जाके गिर गई थी। तो उसके लिए लोकल जो वहाँ के बंदे थे, जो घोड़े ये चलाते हैं, वही नीचे उतर के उनको रेस्क्यू उनके द्वारा ही किया गया था। पुलिस और उनको प्रशासन को आने में बहुत टाइम लग जाता है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सेफ्टी के साथ जाइएगा और अपना ध्यान बिल्कुल वहाँ रखिएगा, कि कोई भी परेशानी या मदद पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पर आप गंदगी ना करें, क्योंकि मैंने जो देखा था वहाँ पर लोग जो जाते हैं, वो इतनी गंदगी करते हैं, अपनी प्लास्टिक की बोतल फेंक देते हैं, अदर सामान वहाँ फेंक देते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप चीज़ें फेंक देते हैं, पर लेकिन उनको वहाँ पर डिस्पोज़ होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रशासन को इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो कोशिश कीजिएगा, महादेव के आप दर्शन करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ गंदगी ना करें, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा।
अब बात करते हैं कि जैसे ही आपका जो ट्रैक का ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, आपकी ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाती है, तो आप सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहाँ से महादेव का मंदिर आपको दिखने लग जाएगा। वो कम से कम वहाँ से 2 से ढाई किलोमीटर दूर होगा। वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको टेंट ऑप्शन भी मिल जाएंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना टेंट बुक कर लें। ये नहीं सोचे कि पहले हम महादेव के मंदिर जाएंगे दर्शन करने, क्योंकि अगर आप अब ऊपर आ चुके हैं तो मैं ये चाहता हूँ या मैं ये सोचता हूँ कि आपको वहीं नाइट स्टे करना चाहिए, कि जिससे आप आसानी से और शांति से आप दर्शन कर पाएँ। ये नहीं कि आप रात को जाएँ, रात को ही दर्शन करें, वापस आएँ, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है आपकी तबीयत भी खराब हो जाए, आपको बहुत मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आप नाइट स्टे कीजिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर जो टेंट की प्राइजेज़ है वो 500 से 800 रुपये या 1000 रुपये तक लेते हैं पर पर्सन की, जिसमें वो आपको सोने वाला एक ट्रैक ऑप्शन देते हैं जिसमें आप लेके सो सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बेसिक ऑप्शन यही है। उसके अलावा अगर आप केदारनाथ मंदिर के पास में भी कई होटल्स हैं, आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी। ऑन स्पॉट अगर आप बुकिंग करने जाते हैं तो वहाँ प्राइजेज़ आपको पर रूम के 5000, 8000, 10000 तक भी मिलेंगे। और अगर आप ग्रुप में हैं तो 4-5 हज़ार रुपये में भी आपको हो सकता है कि खाली है तो आसानी से भी मिल सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस चीज़ का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका रहने का ऑप्शन आप पहले से डिसाइड करके जाएँ, और अगर नहीं तो वहाँ जाकर सबसे पहले आपको अपने रहने का ऑप्शन तैयार करना होगा। और बात करूँ अगर आप फर्स्ट डे 27 अप्रैल को ही अगर मंदिर जा रहे हैं, तो अगर आप शाम को डोली के साथ, क्योंकि महादेव की एक डोली है जो 6 महीने तक महादेव यहाँ पर रहते हैं कैलाश के, आप आ सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कि लाइन, जो दर्शन के लिए कितनी भीड़ होने वाली है, कितनी लाइन लगने वाली है, वो आप जैसे ही आप वहाँ जाएंगे आपको दिख जाएगा। बहुत लंबी लाइन लगती है। लोग जो पर्सन होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो रात को 12-1 बजे 2 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। सुबह 5 बजे 6 बजे से दर्शन ओपन हो जाते हैं, ठीक है। आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, वहाँ के नज़ारे देख सकते हैं मॉर्निंग में। उसके अलावा आप जैसे ही दर्शन करके फ्री होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर गुरु शंकराचार्य जी का मठ भी है, मंदिर भी टाइप का जैसा बना हुआ है, तो आप वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद भी वहाँ पर जो मंदिर के जस्ट साइड में ही, मंदिर के जस्ट पीछे ही एक जो लंगर टाइप का भोजन प्रसादी का भी ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर भी आप प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आप फ्री होते हैं, टाइम है आपके पास, तो आप आराम से वहाँ पर भैरव जी का स्थान है जो महादेव से बहुत ही ऊंचाई पर है, साइड से रास्ता जाता है नदी पार करके, तो आप वहाँ पर भी जरूर जाइएगा। तो आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। हिमालय का जो नज़ारा है, आपको वहाँ से अच्छा आनंद जो आपको देखने का आएगा, ठीक है, तो वो वहाँ आपको बहुत ही अच्छा अनुभव आपको प्राप्त होगा। अब आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ ऐसा बताने की कोशिश करी होगी कि जिससे अगर आप महादेव के दर्शन करने जाते हैं तो आपको आपकी जो परेशानियां हैं वो आपको पहले ही पता होगी, तो आप उसी तैयारी के साथ महादेव के दर्शन करने जा सकते हैं, जिससे आपको केदारनाथ में महादेव के दर्शन करने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। और वहाँ पर महादेव के आराम से आप अद्भुत दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए आप दुआ मांग सकते हैं, बाबा का आशीर्वाद मांग सकते हैं कि महादेव आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे और हम ऐसे ही आपके दर्शन करने आते रहें। तो इसी अद्भुत जानकारी को मैं आपसे शेयर करने वाला था और मैंने ये किया, और ये ऐसा वीडियो है। इस अद्भुत वीडियो को आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं, अपने खास दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, या जो भी महादेव या केदारनाथ जाने वाले हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि उन्हें भी पता रहे कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम रह सकती है, क्या सिचुएशन हो सकती है, महादेव के दर्शन करने में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने जो भी
फ्रेंड्स जो भी महादेव के केदारनाथ के दर्शन करने जाने वाले हैं, तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो 6 मई को मैं वहाँ गया था, उसका कंप्लीट लेटेस्ट वीडियो है, जो शुरू से लेके लास्ट तक कि मुझे क्या-क्या परेशानी हुई, क्या-क्या प्रॉब्लम हुई, महादेव के दर्शन करने में क्या टाइम लगा, और सब कुछ इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और उसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री केदारनाथ महादेव की जय।